आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लगता है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, ना कि अच्छा। चंद पैसों के लिए बच्ची जा कहाँ रही है हमारे। बच्चे शायद एनरोल ज़्यादा थे और वहाँ आपको मिले कम थे गिनती में शायद। असल में वो एज अ स्कूल रजिस्टर्ड था, मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था। अच्छा, और था वो मदरसा। हाँ, सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है, फिर भी अगर किसी को अपनी छोटी बच्चियों को काम के लिए भेजना पड़े तो ये कितनी निराशा वाली बात है। केस था मेरी नज़र में कि वो जब आया हमारे पास में तो हम लोगों के हाथ में अंदर तक हिल गई। शायद अगर कोई वो वीडियो वगैरह देख लेता तो अंदर तक ही हिल जाता। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत देखिए, एक तो रेप जैसा अपराध तो सभी को ही पता है, पर इसके अलावा आपको अपशब्द कहना। अच्छा। और अगर आपकी नॉलेज में आ रहा है, आपने कोई साइट खोल के लेके पॉर्न साइट, और उस पे अगर कोई बच्चों का मिसयूज कर रहा है तो आप भी उसके भागीदारी बन सकते। शब्दों में बयां करना उसको बड़ा कठिन था कि मैं लिख नहीं पा रही। उन बच्चों ने तो उसको झेला है। अपने माता पिता अगर तुम्हारे साथ वास्तव में गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको रिपोर्ट करो, पर अगर वो वास्तव में इस लायक उन्होंने तुमको बनाया कि किसी ने तुमको पसंद किया है तो किसी के बहकावे में आके उन पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करो, क्योंकि ये फिर एक्ट का दुरुपयोग हो जाता है। आपके पास जैसे ही कोई बच्चे को भी कोई शिकायत है तो वो 1098 पे लगा, वहाँ शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो थाने जाके बोले, थाने में नहीं सुनी जा रही है तो आपके प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति है, वहाँ पर जाके अपनी बात रखें, कलेक्टर महोदय को अपनी जाके बात रखें। और जब कोई नहीं आपकी बात सुन रहा है तो फिर आप आयोग के पास आइए। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स है, तो पति पत्नी के झगड़े हैं और उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं कि ये बच्चा वहाँ सुरक्षित नहीं है और उसको वहाँ से निकाल लीजिए, उसकी दादी नहीं पढ़ा रही, पिताजी नहीं पढ़ा रहे। कुछ तो ज्यादातर केसेस तो ऐसे ही आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता, प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन्होंने बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और न्याय दिलाने को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा, मध्य प्रदेश बाल कल्याण आयोग की अध्यक्ष। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनने के लिए, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, और आपने चैनल पे बुलाने के लिए, इसके लिए भी। वो तो आप डिजर्व करती हैं, तो वो तो बुलाना ही था जी। सबसे पहले आप हमें अपने जीवन के बारे में और अध्यक्ष बनने तक का जो आपका सफर है उसके बारे में कुछ बताइए। जीवन तो ऐसा है कि ठीक था। मैं कहूँ कि जितने परिवार में संसाधन थे उसमें अगर कोई माता पिता अपने 5 बच्चों को अगर पाल रहा है तो मैं ये कहूँगी कि ये उनका हमारे पर इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमको इस काबिल बनाया। अपने एक छोटे से परिवार में, छोटे कम संसाधनों में भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, और जिसमें कि जब समाज में ऐसी रूढ़ियां स्थापित हों कि बालिकाओं को शिक्षा ना देना, उसमें 4 बच्चियों को अपने पालना और एक बेटा, और सबको समान रूप से पालना, तो ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि ऐसे माता पिता मुझे मिले। और अच्छा अध्ययन करने में तो ठीक ही थी, मैं इतनी कोई बेकार स्टूडेंट नहीं थी तो अच्छा था। और बनना तो मेरे को प्रोफेसर था, पढ़ाई भी की मैंने, माइक्रोबायोलॉजी से PhD की, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से JRF SRF मिला मुझे। उसके बाद में यहाँ पर आके, भोपाल में आके अपने विभाग के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में मैंने अध्ययन अध्यापन का कार्य भी किया। और पर जब मैं लगातार बहुत, ये कहूँ कि मैं जब से कॉलेज में आई तब से मैंने लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए काम करना शुरू किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रही मैं छात्रा प्रमुख, तो इस नाते भी मेरी काफी जिम्मेदारी भी थी संगठन के उसके नाते। पर मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी चूक हो रही है, या कोई सिस्टम को समझने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो पुनर्वास की बात करते हैं, और इस शासकीय जो तंत्र है उसको जानना बड़ा जरूरी है जी। तो ये कहें कि आपने, जब हम पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा डेस्टिनी एक चीज होती है, तो ऐसे ही मुझे विदिशा में एक बार
वहाँ बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष थी उस समय मंजरी जैन, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने जब उनसे ये पूरा सिस्टम समझा तो मुझे समझ में आया कि बाल गृह, बालिका गृह, वन स्टॉप सेंटर, इन सब की बाल कल्याण समिति की पुनर्वास में कितनी भूमिका है। तो चूंकि मुझे प्रोफेसर बनना था तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए उतना मेरा एक्सपीरियंस था, यानी क्वालिफिकेशन तो फुलफिल थी। तो मैंने कि एक वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे होता है अपना बायोडाटा स्ट्रॉन्ग करना। तो मैंने कहा चलो कुछ और कर लेते हैं। तो सोचा कि चलिए बाल कल्याण समिति में जाती हूँ। तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया, मैं उसकी मेंबर बनी। और जब मैं बाल कल्याण समिति में काम करी तो वास्तव में बच्चों को बड़ा करीब से ज्यादा उनकी समस्याओं को जाना, और पहले बहुत ज्यादा भावुक भी हो जाते थे, कई बार रोना भी आ जाता था बच्चों की समस्याओं को देख के। फिर धीरे धीरे अपने को संभालना भी सीखा, और उसी के चलते मेरे को लगा कि कानून हर आदमी को, हर व्यक्ति को जानना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो उसी समय मैंने लॉ करना चालू किया। अच्छा। तो फिर मैंने LLB किया और उसका AIB का एग्जाम क्लियर किया। तो रजिस्टर्ड अधिवक्ता बनी, क्योंकि मेरे मन में एक ध्येय आया कि ये जो प्रोफेसर वगैरह अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा तो मैं बनी जाऊंगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन है मेरे पास। पर इन केस अगर मैं नहीं बनी तब मैं क्या करूंगी जी। तो इसके लिए मैंने जो बच्चियों के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना, इसके लिए मैंने एक रजिस्टर्ड अधिवक्ता होने के नाते काम करने का अपने मन में विचार कर लिया था। और उसके बाद में मैं आयोग की सदस्य बनी, और जब समय मिला, जब भी मेरे को, तो मैंने अपने अधिवक्ता होने के नाते महिलाओं को और बच्चियों के लिए काम करना शुरू किया। तो ये मेरा पूरा सफर रहा अध्यक्ष बनने का। अध्यक्ष बनने के लिए जो मेरे से कोई बोलता है कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं एक ही जवाब देती हूँ, कोई मेरे लिए नया नहीं है आयोग, क्योंकि 3 साल मैं सदस्य रही हूँ आयोग की। तो केवल एक कमरे से दूसरे कमरे की मेरी अभी यात्रा अब शुरू हुई है जी। पर मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। आयोग में सभी मेरे लिए चिर परिचित लोग हैं, सिस्टम मेरे लिए जाना पहचाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल में मैं कुछ और भी अच्छा करके आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आयोग की जो उपलब्धियां होनी चाहिए वो करके दिखाऊं। बहुत ही बढ़िया, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो सोचा है, आपने जो गोल सेट किया है वो आप जरूर पूरा करें। बाल संरक्षण आयोग जो होता है उसमें किस प्रकार से काम होता है और किस प्रकार की समस्याएं आपके पास आती हैं? देखिए, जब हम बाल संरक्षण की बात करते हैं तो पहले तो हम बालक की ही बात करते हैं। तो अलग अलग अधिनियमों में बालक की परिभाषा भी अलग अलग हो जाती है। जैसे अमूमन हमको अगर हम एक आदर्श परिभाषा देखें तो हमको ऐसा लगता है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति बालक है, जो भी है वो बालक की श्रेणी में आ गया, लड़का हो लड़की हो दोनों ही। पर हम अगर बाल श्रम में चले जाते हैं तो जो 14 साल तक का है वो बालक है, उसके ऊपर 14 से 18 का है वो किशोर हो जाता है। ऐसे हम RT एक्ट में जाते हैं तो उसमें भी है ना 8वीं तक की कक्षा के लिए आपके 14 साल तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, उसके बाद में नहीं है, उसके बाद में आपको पेमेंट ही करना है। तो ऐसे सभी जगह पे थोड़ी परिभाषा अलग अलग हो जाती है। पर जब आयोग की बात करते हैं तो आयोग मतलब 0 से लेके 18 साल तक का एक कोई भी बच्चा है, बालक है बालिका है जो भी है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर वो आपके विद्यालय में है तो हमारा है, आपके बाल गृह में तो हमारा है, बालिका गृह में तो हमारा है। बच्चे ने अगर कोई क्राइम किया है, जिसे हम आपचारी या विधि विरोधी बालक भी कहते हैं, वो संप्रेक्षण गृह में है, वो भी हमारा है। शिशु गृह में रहने वाला है वो हमारा है। आपके जो हम कहते हैं जो जहाँ पे न्यूनेटल यूनिट्स होती हैं हॉस्पिटल्स में, वहां पे जो बच्चे वो हमारे हैं। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हमारा है, छात्रावास। तो हमारे पास जो एक एरिया है वो बहुत ब्रॉड है। तो हर स्तर पर बच्चे को, इवन घर में अगर बच्चा रह रहा है, मतलब मध्य प्रदेश में जो भी बच्चे हैं उनकी सुरक्षा, शिक्षा, सबकी जिम्मेदारी आपके आयोग के ऊपर ही है। अगर उसको अगर आवश्यकता है तो जी बिल्कुल, उसको अगर आवश्यकता है तो अगर घर में रहने वाला बच्चा भी अपने को अगर कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वो भी आयोग के पास आके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। अच्छा, जो बच्चों के अधिकार होते हैं वो हम उन्हें कैसे बता सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, या उसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं, या हमारे साथ ऐसा कुछ अपराध हो रहा है तो हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो बेसिक क्या अधिकार होते हैं एक बच्चे के पास? देखिए, जैसे बच्चा अगर कोई भी समस्या में है तो पहले तो हम यही बोलते हैं
कि आप एक हम कहते हैं उसे बच्चों का नंबर ही कहते हैं, वैसे तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कहते हैं, पर हम जब बच्चों के पास जाते हैं तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि आपका नंबर कौन सा है, अगर आपको किसी की सहायता चाहिए तो एक 1098 1098 आप इस पे कॉल कर दीजिए, इमीडिएटली कॉल कर दीजिए। कहीं पर भी अगर आप जा नहीं पा रहे, आप जहां पर है, टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं लगता है इसका, 100 तो डायल कर ही सकते हैं, 1098 पे डायरेक्ट ही वहीं जाता है। और उसके अलावा अगर आपको शिकायत करनी है तो हर एक थाने में एक बाल संरक्षण अधिकारी होता है। यहाँ तक कि आपके विद्यालयों में भी एक अधिकारी नियुक्त होते हैं, सभी के यहाँ पे होते हैं। और अगर कोई किसी के साथ है ना, हम कहें कि लैंगिक अपराध हुआ है तो उसके लिए हर एक विद्यालय को बोला गया है कि आपके यहाँ पॉक्सो की कमेटी भी बननी चाहिए। तो आपके पास जैसे ही कोई बच्चे को भी कोई शिकायत है तो वो 1098 पे लगा, वहां शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो थाने जाके बोले, थाने में नहीं सुनी जा रही है तो आपके प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति है, वहां पर जाके अपनी बात रखे, कलेक्टर महोदय को अपनी जाके बात रखे। और जब कोई नहीं आपकी बात सुन रहा है तो फिर आप आयोग के पास आइए। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं ना, किसी केस को जब दर्ज कराते हैं तो सबसे पहले हम निचली अदालत में ही जाते हैं, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ऐसे ही आप आयोग के पास आए हैं तो हमारे पास भी, हम भी सबसे पहले प्रश्न ये पूछते हैं कि आपने शिकायत दर्ज कराई क्या? अगर वो कहता है कि हाँ हमने कराई पर हमारी किसी ने सुनी नहीं, तब आयोग उसमें अपना पूरा अधिकार क्षेत्र रखता है और फिर काम भी करता है। वैसे तो शुरू से ही करता है, पर हम कोशिश ये करते हैं कि व्यक्ति अपने आप से शिकायत करे, उसका खुद का विश्वास एक शासकीय तंत्र पे, सिस्टम पे बनना ही चाहिए। नहीं तो अगर उसका सिस्टम नहीं बनेगा और हर समय अगर आयोग की बैसाखी की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर एक गलत मैसेज जाएगा कि आयोग हस्तक्षेप कर रहा है तभी सुनवाई हो रही है, और जबकि सबके अधिकार तो सबके काम बटे हुए हैं तो सब अपना काम करते हैं। प्रोसेस पूरा फॉलो होना चाहिए। अगर वो वहां से सहायता नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास आ सकते हैं। आप एक बार अगर वो टोल फ्री नंबर जो आपने बोला था वो फिर से बोल देंगी तो बहुत अच्छा होगा। 1098। और किस तरह की ज्यादा समस्याएं आपको आजकल देखने को मिल रही है, किस तरह के ज्यादा केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल बच्चों के लिए जो हो रहे हैं? देखिए अभी तो मैं कुछ केसेस तो ऐसे है जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स है, तो पति पत्नी के झगड़े हैं और उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं कि ये बच्चा वहां सुरक्षित नहीं है और उसको वहां से निकाल लीजिए, उसकी दादी नहीं पढ़ा रही, पिताजी नहीं पढ़ा रहे, तो ज्यादातर केसेस तो ऐसे ही आते हैं। उसके बाद में जो केसेस आते हैं वो आते हैं विद्यालयों से संबंधित। तो विद्यालय में किसी के टीसी की समस्या है या किसी के साथ मार पिटाई की गई है, ये ज्यादा समस्याएं आती हैं। और कुछ जो मामले हमारे पास, हालांकि सबसे ज्यादा मामले पॉक्सो के ही होते हैं, पर क्यों होते हैं? क्योंकि पॉक्सो के मामले जो होते हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं, तो आयोग जो है सुमोटो एक्शन लेता है। अगर कोई भी खबर पेपर में छपी हुई है, वैसे तो सभी पे लेता है पर पॉक्सो पे भी लेता है, और इसीलिए पॉक्सो की घटनाओं की ज्यादातर एफआईआर दर्ज होती है, इसलिए पेपरों में भी प्रिंट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास भी जो सबसे ज्यादा केसेस होते हैं वो पॉक्सो से संबंधित आते हैं। और फिर उसमें भी हमारे पास पॉक्सो के केसेस इसलिए भी ज्यादा रहते हैं क्योंकि आयोग जो है वो पॉक्सो के लिए एक मॉनिटरिंग बॉडी है, एक इम्प्लीमेंटेशन की बॉडी है कि पॉक्सो बना है तो केवल अपराधी को सजा देने के लिए पॉक्सो नहीं बना है, क्योंकि आप अगर सजा देना चाहते हैं तो आईपीसी से भी दे सकते हैं, बीएनएस से दे देंगे, पर बच्चे का पुनर्वास होना, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सब कुछ, जीवन जीने का अधिकार, ये सब मिले, इसकी जिम्मेदारी आयोग के ऊपर है। तो इसीलिए हम लोग उस ऐसे केसेस को जब तक रखते हैं अपने पास जब तक कि बच्चा पूरे तरीके से संतुष्ट ना हो जाए। आरोपी को सजा मिली वो एक अलग बात है, आज अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो जब तक बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है ना तब तक आयोग की वो फाइल खुली ही रहेगी, तब तक केस बंद नहीं होता। तब तक केस बंद नहीं होता जब तक कि माता पिता ये ना कह दे कि नहीं अब हम संतुष्ट हैं, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब हमको आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, तब तक आयोग अपना काम करता रहता है। अभी हम जब बात करें तो बार बार एक शब्द आ रहा है पॉक्सो एक्ट, तो मैं जानना चाहती हूँ पॉक्सो एक्ट के तहत कौन कौन से अपराध आते हैं? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत देखिए एक तो रेप जैसा अपराध तो सभी को पता है जी, पर इसके अलावा आपको अपशब्द कहना, आप स्टॉकिंग करना, किसी बच्चे को स्टॉक करना जी, ठीक है। दूसरा, उसको कोई सी भी अश्लील सामग्री दिखाना, अच्छा, ये भी उसमें आता है। और आपकी मैगजीन भी उसमें आएंगी, आप उसको दिखा रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी एक निर्णय में ये कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास अगर कोई वीडियोस वगैरह है जो आपने अपने मोबाइल पे भी सेव कर रखे हैं, वो भी पॉक्सो की श्रेणी में लाके खड़े कर दिए हैं। अच्छा। और अगर आपके नॉलेज में आ रहा है, आपने कोई साइट खोल के देखी है, पॉर्न साइट, और उस पे अगर कोई बच्चों का मिसयूज कर रहा है तो, और आपको पता था पर आपने उसको नहीं कहीं पर रिपोर्ट किया कि ऐसी कोई साइट चल रही है, और इन केस कभी ये चीज सामने आती है तो आप भी उसके भागीदारी बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये क्यों? क्योंकि जो समाज में ही सारी चीजें चलती हैं, अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन रिपोर्ट करेगा? आपकी और मेरी जवाबदारी है कि हम ऐसी कोई भी साइट देखते हैं तो हम उसको रिपोर्ट करें। पॉक्सो में आपके पास कोई बच्चा आया, उसने अपनी परेशानी बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, पर आपने उसको नजरअंदाज ध्यान नहीं दिया, कर दिया, और आपने कहा कि तुम खुद जाओ, या वो आपके पास मदद मांगना है। फिर मान लीजिए वो कहीं और जाता है और उसने कहा कि मैंने उनको बताया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें हमारी भी जवाबदारी बन जाती है। इसीलिए जब भी कोई केस हमारे पास आता है तो हम पहली प्रायोरिटी पे बिल्कुल थाने को लिखते हैं कि इसमें जांच की जाए और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। जांच इसलिए बोलते हैं कि कहीं कोई बच्चों को टूल किट की तरह तो यूज नहीं कर रहा, क्योंकि कई केसेस में ऐसा हुआ है कि दूसरों को फंसाने के लिए बच्चों का मिसयूज किया जाता है। तो जो मिसयूज करने वाली बात है, तो पॉक्सो ये कहता है कि जब किसी बच्चे को ऐसा टूल किट की तरह यूज किया जाता है तो जिसने यूज किया है उस पर वही धाराएं लगेंगी जो किसी अपराधी पे लगने वाली। ऐसा इतना कड़ा कानून है पॉक्सो एक्ट। अगर इसका वास्तव में सही तरीके से उपयोग किया जाए और सही जगह पे उपयोग किया जाए तो निश्चित ही हम जो समाज में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बच्चों के साथ हो रही है उनको रोका जा सकता है। जी। अगर जैसे कोई व्यक्ति है पुलिस के पास जाता है, तो अगर कोई कहीं बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहा है और वो जाके कंप्लेन करता है उनके बिहाफ में, तो ऐसा क्या जरूरी होता है कि बच्चों को आना पड़े पुलिस स्टेशन में? नहीं, बयान लेने तो आना जरूरी नहीं है, पर पुलिस खुद जा सकती है, बुला भी सकती है और जा भी सकती है। मान लीजिए माता पिता के डर से या समाज के डर से वो बच्चा नहीं दे रहा है गवाही या नहीं सामने आना चाह रहा है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए तो आना पड़ेगा। देखिए, आप है ना कोई भी केस दर्ज करते हैं तो जो विक्टिम है उसको कोर्ट में भी आना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, गवाही तो आपको देनी पड़ेगी। उसकी पहचान लेकिन शायद गुप्त रखी जाती है। बिल्कुल गुप्त, अरे नाम गुप्त रखा जाएगा। आपकी जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर में कभी भी ना तो नाम लिखा जाता ना उसका पता लिखा जाता है। यहाँ तक कि अभी तो कुछ केसेस में ये भी होने लगा है कि कोर्ट ने भी कहा है कि हम मीडिया ट्रायल को बंद करें। जैसे आपने लिखा कि विद्यालय ही लिख दिया जी, तो आपने पहचान तो उजागर कर ही दी ना। तो इसीलिए विद्यालय को भी नहीं लिखना है कि किस विद्यालय से आता है। तो ये सारी आइडेंटिटी को क्लोज रखा जाता है कि अगर हम ये डिस्क्लोज कर देंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कोई भी उस बच्चे का इन सब चीजों को लेके मिसयूज करे। इसलिए तो पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। और देखिए, हमको है ना बच्चों को ये हिम्मत देनी पड़ेगी जी, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। आप अगर आज नहीं देंगे तो उसके मन मस्तिष्क में क्या छपेगा कि सही बात बोलनी ही नहीं चाहिए जी, सही बात बोलने वाला ही गलत है। तो आज हम देखें ना समाज का सिनेरियो जी, जो विक्टिम है वो उसको मुंह छुपाना पड़ता है जी, अपराधी खुलेआम घूमता है। बिल्कुल। तो इसीलिए बच्चों को हमको ये हिम्मत देनी पड़ेगी। और पॉक्सो में हम यही सिखाते हैं बच्चों को, ये नहीं सिखाते कि आपका अधिकार क्या है। एक तो उनको ये बताना कि टच कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। कहीं छूना नहीं जी, पर किसको छूने से आपको अच्छा लग रहा है, किसको छूने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो कोई भी हो सकता है, घर में रहने वाला भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है जी। और उसके अलावा आपके पॉक्सो में हम जब बात कर रहे हैं तो उसको बताने की जी, कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उसको छुपाए नहीं। क्योंकि कुछ समय पहले तक जब हम कई सारे प्रोग्राम देखते रहे थे तो लोगों का ये कहना था कि कुछ केस रिपोर्ट होते ही नहीं जाते। आज भी यही स्थिति है कि केस रिपोर्ट ही नहीं होते जी। तो बच्चों को ये बताना है कि जहां कहीं भी ऐसा लग रहा है, इवन एक स्कूल में तो विद्यालय में ऐसा हुआ कि किसी टीचर ने पिटाई लगाई बच्चे की, उस बच्चे ने नहीं कहा हमको, दूसरे बच्चे ने हमको कहा कि ये मैम जो है उन्होंने ऐसे ऐसे इस बच्चे को पीटा था, यानी उसका सर पकड़ के डेस्क पे मारा। तो फिर हम लोगों ने जब वीडियो फुटेज दिखा तो वास्तव में ही वो निकला। हाँ,
तो आपका साथ में जो दोस्त है जी अगर वो अपनी बात नहीं कह रहा है तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसकी बात को जी कह दें। तो ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि पॉक्सो क्या जे एक्ट भी आपको यही अधिकार देता है। तो आप जैसे सिखाएंगे बच्चों को वैसा वो सीखेंगे। जी और साथ ही साथ एक चीज और बोलते हैं हम बच्चों को, जैसे आजकल जो बालिकाएं हैं जी तो वो कई बार है ना लोगों के बहकावे में आ जाती हैं, जी तो अपने माता पिता के विरुद्ध ही खड़ी हो जाती जी है। तो मैं बच्चियों से सिर्फ एक बात कहती हूँ, गलत है तो डरना नहीं, जी पर अगर गलत नहीं है तो गलत बोलना नहीं। जी अपने माता पिता अगर तुम्हारे साथ वास्तव में गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको रिपोर्ट करो, पर अगर वो वास्तव में इस लायक उन्होंने तुमको बनाया कि किसी ने तुमको पसंद किया है तो किसी के बहकावे में आके उन पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करो, क्योंकि ये फिर एक्ट का दुरुपयोग हो जाता है। तो ये हम बच्चों को जरूर सिखाते हैं कि इसका उपयोग भी करना आना चाहिए और इसका कोई हमारे माध्यम से मिसयूज ना करे, ये भी करना चाहिए। बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लगता है कि बच्चों पे बहुत ज्यादा गलत प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है ना कि अच्छा? ये तो हम सबके सामने है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सबने अपने यहाँ पे बैन कर दिया है जी वो बच्चों के लिए। तो टोटली सोशल मीडिया को बैन कर दिया। अगर ये गलत नहीं होता तो ये जो प्रोग्रेसिव जिनको हम देश कहते हैं, जी डेवलप्ड देश है, तो ये कैसे अपने आप क्यों बंद करें? क्यों? क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि आने वाले भविष्य में इसके कितने गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित तो करता है। आप देखिए उनको बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, और तो और एक आप कैसे वो बड़ों से कैसे बात करते हैं, और भी जो चीजें नहीं देखनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे बैरिकेड्स नहीं लगे हैं, बिल्कुल देखते देखते में क्या आने वाला है सामने एडवर्टाइजमेंट, वो किसी को नहीं पता। और उसके अलावा भी जो हाथ में है सोशल मीडिया, उसमें तो कुछ भी है आपके पास जी। कब कौन सा वीडियो आ जाएगा उसमें नीचे ही लिखा रहता है जी। कि इस लिंक को क्लिक ना करें। और अगर बच्चे ने कर दिया तो जो सोशल मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि 18 साल तक बिल्कुल बैरिकेड्स और टोटली बंद ही कर देना चाहिए। और जो इसमें मेरे को एक भूमिका ये लगती है, सरकार जब करेगी तब करेगी। अपने घर की सरकार हम खुद हैं जी। बिल्कुल। तो हमें अपने बच्चों को खुद को भी रोकना चाहिए जी। क्या हमको अपने बच्चों का, माता पिता को अपने बच्चों का पासवर्ड पता है क्या? मोबाइल का पासवर्ड पता है क्या? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नहीं होता जी। तो ये कौन तय करेगा? ये हमको तय करना कि हमको अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी से परिचित तो कराना है, पर ऐसा नहीं करना कि टेक्नोलॉजी उसका जी। आज तक आपके पास तो बहुत सारे केसेस आए होंगे बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके, सबसे ज्यादा कोई ऐसा जो आपके मन को बहुत छू गया हो और आपको अभी भी याद हो? ऐसे तो बहुत सारे केस हैं, शायद कोई भी केस ना बोलूं अगर कोई बच्चा आ जाए सामने। पर एक केस था, बहुत बड़ा चर्चित केस रहा जब मैं CWC की मेंबर हुआ करती थी, और आज भी वो केस चलेगा। छोटी छोटी बच्चियों का मॉलेस्ट किया जा रहा था, और 5 बच्चियां हमारे पास उसमें आई थी। खुद से आई थी वो खुद से नहीं आई थी, वो असल में 7-8 साल की उम्र से मॉलेस्ट हो रही थी, स्लम एरिया में रहती थी। माता पिता ने भेज दिया कि 4 पैसे कमा के लाएंगे काम करने के लिए। और अजमेर कांड आपने सुना जी। तो उसमें फोटो दिखा के एक से दूसरे यहाँ तो काम के लिए एक से दूसरे को लेके आओ, दूसरे से तीसरे को लेके आओ, ऐसे। और उसके बाद में जो कुछ हुआ, और एक बच्ची बाद में उन 5 के माध्यम से एक बच्ची और आई, तो फिर एक बालिग निकल गई, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई, बाद बाकी 5 हमारे पास थे। तो मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि बच्चों की काउंसलिंग रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। अच्छा। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो जो उन बच्चियों ने जितना कुछ झेला,
तो मैंने अपने कलम को रख दिया नीचे, क्योंकि शायद वो जो बता रही थी वो मैं लिख नहीं सकती थी। इतना भयानक था? भयानक था, शब्दों में बयां करना उसको बड़ा कठिन था। और मुझे ऐसा लगा कि मैं लिख नहीं पा रही, उन बच्चियों ने तो उसको झेला है। और पर उन बच्चियों की इतनी हिम्मत कि आप ये देखिए कि उन्होंने इतने अच्छे से बयान जो दिए, और जो कुछ चल रहा था किसी सुनसान इलाके में नहीं चल रहा था वो। अच्छा। जैसे आज हम यहाँ है ना, ऐसे ही एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, फ्लैट में सब कुछ चल रहा है, कितने सारे लोग वहां रहने वाले हैं। और वो केस मेरा ऐसा पहला केस है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बच्चियां आई थी, और आज भी मेरे को जरा मिल जाती है, कभी बात होती है, कभी जो उसमें पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व थे तो उनके माध्यम से भी बात हो जाती है। तो पहली बार वो मेरा ऐसा था कि मैंने कभी पहली बार मैं किसी बच्चे की काउंसलिंग रिपोर्ट नहीं लिखी, पर चूंकि बाल कल्याण समिति का काम होता है जी कि लिखना तो पड़ती है जी। और हुआ भी यही कि कोर्ट ने हमारी काउंसलिंग रिपोर्ट वहाँ पे मान्य भी की, मंगाया भी। तो बड़ा वैसा मामला था वो, और उससे मुझे समझ में आया कि ये समाज को बहुत ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। और माता पिता को भी। चंद पैसों के लिए बच्ची जा कहाँ रही है हमारी। सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है, फिर भी अगर किसी को अपनी छोटी बच्चियों को काम के लिए भेजना पड़े तो ये कितनी निराशा वाली बात है हम सब। बहुत ज़्यादा। तो वो एक केस था मेरी नज़र में कि वो जब आया हमारे पास में तो हम लोगों के हाथ में अंदर तक हिल गई, और शायद अगर कोई वो वीडियो वगैरह देख लेता तो अंदर तक ही हिल जाता। किसी ने कल्पना नहीं की होगी, जैसा हम पिक्चरों में कभी देखा, किसी ने कोई किसी पिक्चर में देखा होगा, ऐसा ही था वो। तो इतना भयानक भी कुछ हो सकता है, ऐसा है। और बाद बाकी तो हर एक केस ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं करीब रहता है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि है ना, बच्चियां है ना, पता नहीं क्यों अपने आप ही फोन भी करती है। उनका केस चलता है, वो एक अलग बात है। और मैं अभी 7-8 महीने आयोग में नहीं रही जी, तो पर मेरे साथ में जितने केस मेरे पास थे, शायद ही कोई बच्ची हो जो मुझे फोन ना करती हो। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग कनेक्ट करते हैं। अभी मैं जब ना कोर्ट में थी तो एक बालिका मेरे संपर्क में आई जी, तो अभी मैंने थोड़ा अपना स्टेटस चेंज किया सोशल मीडिया पे। तो उस बच्ची ने देखा, तो उसका रात में 11 बजे मेरे पास फोन आया और मेरे से कहती है कि मैडम हमें नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी हो। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा आज ऐसा क्या देख लिया? बोले हमने आपका स्टेटस देखा, फिर हमने उसको नेट पे सर्च किया। ओके। क्योंकि वो उस समय तो मैं उसको एज अ वकील मिली थी, तो उसको नहीं पता था कि मैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कुछ थी या नहीं थी। तो उसने जब मुझे बोला तो मैंने कहा अब क्या बदल गया? तो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलती है कि अब मुझे इतना लगने लगा है कि आप मेरा सही करोगी। अच्छा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये उसके शब्द थे। अच्छी बात है। तो मुझे लगा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा अगर ये स्टेटस मेरा चेंज नहीं होता ना तब भी तुमको भरोसा रखना चाहिए कि मैं अच्छा ही करूंगी तुम्हारे लिए, कभी बुरा नहीं कर सकती जी। तो ये अपनी ताकत होती है काम के लिए कि हाँ हम समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी सुखद मिलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और शायद यही ताकत आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है। हाँ बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है आगे बढ़ना केवल किसी पद को प्राप्त करना जी नहीं है। बिल्कुल। आज आयोग के अध्यक्ष बनी हो ठीक है, पर अगर नहीं भी बनती तो भी वो बच्चियां जो है ना वही हमारी ताकत है। बिल्कुल। कि उनको उनके मन में एक विश्वास है कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ कोई खड़ा है जी। मैं कुछ अगर वो बच्चियां कुछ नहीं करती ना तो आप विश्वास नहीं करेंगी, पेरेंट्स मेरे को फोन करते हैं कि दीदी आप जरा उसको समझाओ ना, वो ये काम नहीं कर रही है। तो ये कितनी बड़ी हमारी ताकत है, बहुत बड़ी। तो यही है कि अच्छा काम करते चलो, बिल्कुल, तो सब अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, लोगों का विश्वास बढ़ता है और आप में। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। आजकल आपको लगता है ऐसा कि परिवार का कुछ परिवेश ऐसा हो गया है कि बच्चे जो हैं, और जैसे पहले के होते थे कि हम लोग होते थे, हमारे अगर माता पिता घर में हैं या माता पिता के साथ हम रह रहे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम कुछ ऐसा बोलें जो अनुकूल ना हो। पर अब वो जो पहले एक बोलना चाहिए था, रिस्पेक्ट होती थी, वो अब खत्म होती जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानती हैं? हम ही हैं इसका कारण। अभी आपने सोशल मीडिया की भी बात की ना, जी। तो हम लोगों ने ऐसा माहौल बना लिया है। हम उनके दोस्त तो बनना चाहते हैं जी। है ना, तो दोस्त बनते बनते जैसे टीवी पर जब कोई हम पिक्चर देखते हैं ना, तो पिता बेटी के साथ में ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, बेटे के साथ कर रहा है, चलो चिल कर लेते हैं। तो ये जो थॉट्स है, ये धीरे 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 हम सबके परिवारों में, समाज में कहीं ना कहीं स्थापित होते जा रहा है। और एक जो बात है ना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो जो अधिकार शब्द है ना, अधिकार के संरक्षण के लिए बनाया है, पर बच्चों का केवल अधिकार नहीं है, या किसी के पास भी केवल अधिकार नहीं, सब आजकल अधिकारों की बात कर रहे हैं, पर कर्तव्यों की कौन बात करेगा? मौलिक कर्तव्य भी तो संविधान में दिए गए हैं ना जी, उनका भी तो पालन करना है। तो जब तक हम कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे तो वो अच्छे बनेंगे कैसे जी? कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैंने यही कहा कि पहले जब पेरेंट्स होते थे तो पेरेंट्स भी ये सोचते थे कि नहीं, मेरे को मेरे बच्चे को हर तरीके से रफ एंड टफ बनाना है जी, हर चीज को उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि डार्विन भी तो यही कह रहा है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही कह रहे हैं हम लोग तो जब तक आपके अंदर झेलने की क्षमता नहीं है तो आपने उसको इतना पैम्पर करके रखा है, बिल्कुल नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, तू ये नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीज बनाती हूँ। स्कूल में किसी ने मार दिया, हम तो आयोग में देख रहे हैं जी, छोटी मोटी शिकायत के लिए भी हम स्कूल के पास खड़े हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि स्कूल में जो टीचर है वो भी कुछ नहीं कह रहा बच्चे को, बोल रहा है ठीक है, बढ़िया है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो बच्चे को वो बोल नहीं रहे, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो जी। पहले टीचर भी चाहता था कि बच्चा अच्छा बने, पढ़े लिखे, अच्छे नंबर लाए। फिर दूसरा एक जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि नंबरों से तो कुछ नहीं होता, ठीक है, नंबरों से कुछ नहीं होता, परंतु उसको उतना तो नंबर लेके आना पड़ेगा ना जी, जो उसको पासिंग मार्क्स तो दिला दे, आगे तो बढ़ जाए, बिल्कुल है ना। तो हर तरीके की परिस्थितियों के लिए माता पिता को उसको तैयार करना पड़ेगा। और कैसे तैयार करना पड़ेगा? दोस्त है, पर दोस्त के साथ साथ माता पिता का सम्मान भी उसको सिखाना पड़ेगा जी। दोस्त हम किस लिए बन रहे हैं कि तुम्हारे मन की कोई बात है, तुम बिल्कुल निडर भाव से हमको कहो, क्योंकि देखिए आप और मैं जिस बचपन से आए हैं जी, तो ये तो तय है, हमने अपने माता पिता को सारी बात बताने में हम हिचकिचाते थे, ये तो तय है ना जी। बहुत कुछ है जो बताना चाहते थे बिल्कुल, पर नहीं बता पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संकोच था जी। तो उस मामले में हमको अपने बच्चों का दोस्त बनना है कि अगर कहीं भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसको कुछ बात कहनी है तो वो किसी को बताने से पहले सबसे पहले अपने माता पिता को आके बताए। और पर माता पिता को बताने के बाद में माता पिता को उसको समझना भी है जी। अगर एक 3 साल की बच्ची ये कह रही है कि मेरे को स्कूल में पीटा गया, एक केस आया, उसकी नाक से खून भी निकला, बहुत बड़ा इशू बन गया। अब वो बच्ची ने माता पिता को बताया, माता पिता ने कहा हमको कार्रवाई चाहिए। अगले ही पल अगर बच्चे की फीस पूरी माफ कर दी गई तो माता पिता ने कहा हमको कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, पर आपने उस बच्चे का विश्वास खो दिया। अब वो कभी आपको कुछ नहीं बताएगा जी। तो विश्वास बनाना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ माता पिता का रिस्पेक्ट करना, जो हम कहते हैं कि माता पिता और गुरु, इन तीनों का रिस्पेक्ट। जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो कुछ दिखाया जा रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए ही है, रियलिटी नहीं है, क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर में कोई भी जिंदगी नहीं होती है जी। और इसीलिए ये माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को सब कुछ अच्छे से अच्छा सिखाए, स्कूलों पे ना छोड़े, और स्कूलों पे छोड़ रहा है तो फिर स्कूल के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा करें कि टीचर को थोड़ी सी फ्रीडम दें कि मेरे बच्चे को आप कुछ सिखाइए और आप अच्छे से पढ़ाएंगे।
आपका है ना कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए कि बच्चे की ऐसे प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए कि उसको बहुत आपने हार्म कर दिया, उसको खून आ रहा है, उसकी खाल, कई केसेस में हुआ खाल भी उधेड़ दी, इतना बुरे तरीके से पीटा। ऐसा तो पहले कोई नहीं करते थे स्कूलों में जी। जो आजकल हो रहा है। आप और हम भी विद्यालय में गए बिल्कुल, पर आजकल हो जाता है ऐसा। तो ये जो जिम्मेदारी है कि माता पिता अपने बच्चों को संभालें, उनके मित्र बन रहे हैं, पर ये भी ध्यान में रखें कि आप माता पिता भी हैं, तो वो रिस्पेक्ट भी रहे, तू तड़ाक ना रहे बिल्कुल, और ब्रो क्या हो रहा है, ये लैंग्वेज आप उसको कंफर्टेबल जोन देंगे तो वो वैसे ही बन जाएंगे। फिर आप नहीं उम्मीद कर सकते कि आपको आप कह के बात करें। हम तो दोस्तों को भी तू नहीं कह पाते थे जी, और आजकल चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसा संज्ञान में आता होगा कि जो भी ऐसे मामले होते हैं जहाँ बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, खासकर बच्चियों के साथ, वो उनके आसपास के लोग ही करते हैं। ज़्यादातर ऐसे केसेस आते हैं, रिश्तेदार होगा या कोई और पड़ोसी होगा या जान पहचान का होगा। ऐसा क्यों होता है? और फिर बच्चे वो चीज़ बताने में बहुत समय तक डरते हैं, उन्हें बाहर भी आने में बहुत समय लगता है। तो ऐसे में बाल संरक्षण आयोग उनकी कैसे मदद कर सकता है? देखिए, ऐसे केसेस में वैसे तो बच्चे इसलिए नहीं बताते कि जो सामने वाला होता है ना, वो ये कहता है कि तुम हमारी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति घर के अंदर तक बहुत घुसा हुआ है, तो उसको आप ना नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। और माता पिता अगर बच्चे कुछ कह रहा है तो उसकी बात को जरा गंभीरता के साथ में हम सुने, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जी, तो पहले सुने और फिर उस बच्चे को उस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, खुद से दूर करना चालू करें। पहले इतना तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर विश्वास जगाए कि हाँ, वो व्यक्ति उस बच्चे के आसपास ना आ पाए, ये हमको ही करना है। दूसरा, जब आयोग की बात आ जाती है तो आयोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बच्चे की पूरी बात सुनता है ऐसे केसेस में। उसके बाद में माता पिता को समझाने का प्रयास करता है। माता पिता समझते हैं तो ठीक है, पर अगर नहीं समझते हैं और बच्चा अगर लगातार कह रहा है तो बच्चे के बिहाफ पर ही एफआईआर दर्ज की जाती है। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए तो बच्चे का बोलना ही सर्वोपरि है। अगर बच्चा कह रहा है, बार बार कह रहा है और कि उसके साथ गलत हुआ है जी, तो फिर तो हमको मानना पड़ेगा, और फिर उसके आगे का काम पुलिस करेगी, उसकी जांच करेगी पूरी चीजों की, तो वो आगे की बात है। परंतु उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और उसको सही दिशा देना, ये आयोग अपने स्तर पे करता है। और कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी बच्चे की बात नहीं मानते हो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं कर रहे होंगे ऐसा, पर बच्चा अगर बोल रहा है तो ऐसे में आयोग कितना माँ बाप को कन्विंस कर पाता है कि नहीं बच्चा सही बोल रहा है? नहीं, ऐसा तो एक आधी कोई केस होगा, वैसे ज्यादातर ऐसे केस होते नहीं है। माँ बाप भी, अपने माता पिता सब अपने बच्चों की बातों को समझते भी है, आजकल मैंने जो देखा है, और करते भी हैं कि उनके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँ कि अगर कभी कभी बच्चियां अपनी मर्जी से चली भी जाती हैं, तब भी माता पिता पूरा 100% अपना देके अपनी बालिका को, अपनी बच्ची को लाने का पूरा प्रयास करते, पूरा प्रयास। अगर आयोग को भी जरूरत पड़ती है तो आयोग भी कठोर शब्दों में एसपी को भी पत्र लिखते हैं कि बच्ची को बरामद किया जाए। अगर माता पिता की सहमति नहीं है कहीं पर भी जाने के लिए, तो हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि बालिका अपने घर में आनी चाहिए। और दूसरा पहलू ये भी है कि जब बालिका का जो क्या कहते हैं हम मिसयूज या उसके साथ दुष्कर्म की घटनाओं में अगर परिवार ही इन्वॉल्व है, तो आयोग वहां पर भी अपनी भूमिका निभाता है, उसको पूरे तरीके से संरक्षण देना। कोई नहीं है तो वो सीसीआई में रहे, हमारे बाल गृह, बालिका गृह में रहे। अगर उसका कोई परिजन है, उसको लेना चाहता है, बच्चा वहां जाना चाहता है, तो उसकी भी पूरी निरीक्षण करके, परीक्षण करके फिर उसको सौंपा जाता है। अच्छा, जितने भी ये बाल गृह होते हैं, बाल सुधार गृह होते हैं, जो भी ये प्रदेश में समितियां होती हैं, क्या वो सब बाल कल्याण संरक्षण के अंतर्गत आती हैं? हाँ, बाल कल्याण समिति हुआ, जेजेबी हुआ, डिस्ट्रिक्ट जुवेनाइल बोर्ड हुआ, ये जेजे एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और आयोग का अधिनियम अलग है, आयोग का अधिनियम अलग होता है, इनका अधिनियम अलग होता है। परंतु आयोग क्या है, जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है। तो इन सब के लिए एक, मैंने शुरुआत में बताया कि मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन,
इसका काम आयोग करता है। अगर ये कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक ढंग से, तो फिर आयोग उसमें इंटरफेयर करता है और सुमोटो भी लेता है, अपने आप ही सुमोटो लेता है। जब हमको ये लगता है कि कोई केस बहुत ही गंभीर परिणाम पे है, तो कोई ना हमको शिकायत करे, पर हमारे को तो देखने में तो आ रहा है जी। और आपको दिख भी रहा है, तो अपनी आंखें तो हम बंद नहीं करेगा आयोग। बिल्कुल। तो आयोग अपने स्तर पे पूरे सुमोटो निर्णय लेके उस पर कार्रवाई करता है, जांच प्रतिवेदन मंगाता है, उस पर आगे जो भी निर्देश देने होते हैं वो निर्देश भी जारी करता है। ये सिर्फ ज्यादा आजकल जो हमारे अपराध हैं वो सिर्फ लड़कियों तक तो सीमित रहे नहीं है, अब लड़कों के साथ भी सेम अपराध ही होते हैं। तो कानून भी क्या सेम है उनके लिए, चाहे वो लड़की के साथ हो या लड़के के साथ हो? सारे कानून बराबर। यहाँ ये जेंडर बायस है ही नहीं, बालक हो या बालिका, सबके लिए समान कानून। और इसमें सिर्फ उम्र है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से कम होनी चाहिए। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कहीं से भी आता हो, इवन पूरे भारत में भी पूरे भारत के लिए एक समान कानून नहीं है। अच्छा, अलग अलग कानून नहीं है, नियम बदल सकते हैं, जे एक्ट के नियम बदल सकते हैं, स्टेट अपने अनुसार बनाएगा, पर कानून एक ही रहेगा। तो ये तो आप निश्चित रूप से मानिए कि बालक हो या बालिका, बल्कि हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि बालकों के केस कम रिपोर्ट होते हैं, तो बच्चों को, लड़कों को भी खास तौर पे इसके लिए बताते हैं जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई उनको कह देता है कि तुम इसको प्रूफ कैसे करोगे। तो ये कहने वाले की अनभिज्ञता है। मेडिकल ने इतनी तरक्की की है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है कि सब पता पड़ जाता है। तो उसमें बालकों को भी बिल्कुल निर्भीक होकर रिपोर्ट करने के लिए बातों को कहा जाता है। और प्रताड़ना के तो ऐसा है, मारपीट वगैरह के लिए तो बालक और बालिका दोनों के ही एक से ही होता है। सही बात। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष होना कितना मुश्किल है और कितना आसान है आपके लिए? मुश्किल तो नहीं है कुछ भी, इतना मेरे को नहीं लगता कि कोई मुश्किल है। और मैं एक चीज और कहूँ कि अध्यक्ष हो या सदस्य हो, आयोग का अधिनियम जो है जी, वो पावर तो दोनों के पास ही बराबर है। तो 3 साल में सदस्य रह के आई ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना चैलेंज है, क्योंकि सरकारों ने आपके पास इतने सारे हम क्या हथियार दिए हुए हैं आपको इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए जी। और समय समय पर शासन प्रशासन की ओर से इनमें सुधार भी किया जाता है, रिवाइज भी किया जाता है। कई बार हमारी न्यायपालिका के द्वारा भी कई निर्णय दिए जाते हैं। तो हमारा तो काम केवल इतना है कि जो बनाया जा रहा है कानून, जो नीति तय की जा रही है, केवल उसको वास्तविकता के धरातल पर लाना है। नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, इतना है आयोग का काम। और आपको तो सब वहां पर अधिकारी नियुक्त है जी। भाई जिले में अगर कलेक्टर नियुक्त है ना जी, तो आपको जिले में जाके तो कोई, आपको तो सिर्फ कलेक्टर से ही बात करनी है जी, जी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कठिन काम है। हाँ, बस एक थोड़ी सी अध्यक्ष बनने के बाद में एक प्रशासनिक जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मेरे को मेरे आयोग के प्रशासनिक सिस्टम को भी देखना पड़ता है। बाद बाकी तो अच्छा है आयोग, और आने वाले समय में भी और पहले के जो लोग रहे इसमें अध्यक्ष और सदस्य, उन्होंने भी बहुत अच्छे से आयोग चलाया और सबने अपने अपने समय पर समय के अनुसार जो भी निर्णय लेने थे, जो भी नीतियां बनानी थी, जो भी नवाचार करने थे, सभी ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है आगे भी चलता ही रहेगा ये कारवां। जी बिल्कुल। बाल संरक्षण आयोग की ऐसी कोई बात जो आप चाहती हो कि इसमें जोड़ा जाए या बदलाव किया जाए, ऐसी कोई चीज आपको लगती हो तो? ये तो बड़ा टिपिकल प्रश्न है। थोड़ी सी क्या कहते हैं दंडात्मक जो कार्रवाई होनी चाहिए जी, उसके लिए थोड़ा सा लगता है कि आयोग के पास थोड़ी सी कमी है। क्योंकि हम सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं और जो मतलब सजा का प्रावधान आयोग के पास नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, 1% भी नहीं है कि हम किसी को सजा का निर्धारण कर सकें। आप सिर्फ निर्देश दे सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं। किसी कानून का अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसके लिए बोल सकते हैं जी। किसी को सम्मन जारी करके बुला सकते हैं, उससे भी कह सकते हैं, सम्मन जारी करके फिर उससे पूरा जांच प्रतिवेदन मंगवाना, उससे बातचीत करना, ये कर सकते हैं। तो मेरे को ये थोड़ा लगता है कि थोड़ी सी जो शक्तियां हैं आयोग के पास, इतनी सी और होनी चाहिए। बिल्कुल। दंडात्मक मतलब किसके लिए पनिशमेंट, आप क्या कहते हैं, एक दंड के रूप में कोई राशि निर्धारित करने के लिए, ये ऐसा कुछ होना, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। नहीं, वो जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए जो हितग्राही है, जो शिकायत करता है जी, उसको ये समझाना बड़ा है ना
कठिन काम होता है रीता जी, कि आयोग कुछ कर नहीं सकता। और हमको भी ये कहते हुए बड़ा वो लगता है, क्योंकि हम अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ में करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में, जब से आयोग गठित हुआ है तब से लेके आज तक। और मुझे नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति ने इसमें कम किया होगा, पर होता यह है कि क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बॉडी दूसरी है, तो उनको कहना और फिर होना, तो इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को न्याय मिलने में देरी हो जाती है, तो वहां पर हमको भी बुरा लगता है और सामने वाले को ऐसा लगता है कि हमने अपना पूरा काम नहीं किया। और इसके लिए तो कभी कभी आयोग ये भी करता है कि कुछ केसेस में हम ये कोशिश करते हैं कि संवाद से ही बात बन जाए, तो ना तो हमें पेपर भी खराब करना पड़े, ना हमें अपना फाइल बढ़ाना पड़े। तो कई समस्याएं ऐसी होती है क्योंकि इमीडिएटली चाहिए उसमें। बच्चे की टीसी है, बच्चे का एडमिशन है, अगर आज नहीं हुआ तो उसका 1 साल ही बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी त्वरित कार्रवाइयों के लिए आयोग अपने स्तर पर ही संवाद के माध्यम से बच्चे के लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है और क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। जैसे अभी एक हमारे पास मामला आया कि बच्चियां आए, वो एक स्कूल में पढ़ रही थी, अब वहां पर छात्रावास नहीं है, 8वीं तक का छात्रावास था, अब बच्चियां 9, 10, 11, 12 में, तो अब वो कहाँ जाए बच्चियां? तो उसके लिए तो कोई रास्ता निकालना था, तो आयोग ने उसके लिए भली भांति रास्ता निकाला और बिना किसी पेपर पे काम किए हुए रास्ता निकाला। तो आज वो सब बच्चियां अपने अपने स्तर पर पढ़ने के लिए संवाद से तो ये हमको ये लगता है कि कभी ये बात बन भी जाती है, कभी ये बात नहीं भी बनती है। बिल्कुल तो थोड़ी सी है ना कमी लगती है कि दंडात्मक कार्रवाई, सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा तो निरंकुशता भी आ जाती है अंदर से कभी कभी। तो इसलिए मुझे बस एक थोड़ी सी कमी लगती है और बाद बाकी तो मुझे ऐसा लगता है ठीक ही बनाया गया है आयोग। आप घर और काम के बीच में सामंजस्य कैसे बनाती हैं अब अध्यक्ष बनने के बाद? क्योंकि आपने बताया जैसा कि आयोग की जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर बढ़ गई हैं, उनका काम ज्यादा है, तो आप घर और उसके बीच में, काम के बीच में कैसे अपना सामंजस्य बनाती हैं? जब घर में रहती हूँ तो घर के लिए और जब बाहर रहती हूँ तो बाहर के लिए, क्योंकि ऑफिस में बैठ के घर की सोचेंगे तो वहां का काम प्रभावित हो जाएगा, और वहां बैठ के घर में बैठ के ऑफिस की सोचेंगे तो घर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पूरा सिद्धांत है, जब है जहाँ है वहां पूरा 100% रह के वहीं पर रहें। और थोड़ा अपने कामों में से, चूंकि अधिनियम में इतनी सहूलियत दी गई है थोड़ी सी कि आयोग के लिए, तो उस सहूलियत का भी अपने लिए थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं तो जब बच्चों को ज्यादा जरूरत है, घर परिवार को ज्यादा जरूरत है, तो बकायदा घर परिवार में रह के समय देते हैं। और जब आयोग को जरूरत है तो आप जब टूर पे रहते हैं तो 24 आवर्स ही रहते हैं, तो वहां तो आप बिल्कुल भी घर तो नहीं आ सकते। अगर कहीं आप है ना छिंदवाड़ा और बालाघाट में है तो वहां से लौट के तो नहीं आएंगे, तो 24 आवर्स आप वहां पर भी देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 24 आवर्स परिवार को भी देने पड़ते हैं, तो बच्चों के एग्जाम है, घर परिवार में कोई कार्यक्रम है, तो उसका थोड़ा सा तालमेल बनाते हुए हो जाता है। और उसमें परिवार की भी अच्छी भूमिका है कि सपोर्टिव सिस्टम है अपने पास में परिवार में, बहुत जरूरी है। हाँ, तो बच्चे भी मेरे बड़े लंबे समय से मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए देख रहे हैं, तो वो भी काफी समझदार है मेरे, तो उनको भी बताया। और मेरे पतिदेव तो है मेरे को सपोर्ट करने वाले। आपने टूर की बात कही, तो मैंने एक पेपर में कहीं पढ़ा था कि आप मंदसौर के टूर पे थी, शायद वहाँ कोई मदरसा था, वहाँ पे आप गई थी। तो मैं उस बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि वहाँ क्या हुआ था। बच्चे शायद एनरोल ज्यादा थे और वहाँ आपको मिले कम थे गिनती में शायद। हाँ, वो बच्चियों का था मंदसौर में, और असल में वो एज अ स्कूल रजिस्टर्ड था, मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था। अच्छा, और था वो मदरसा? हाँ, और केवल 6 to 8 ही था। और जो हमको बोला गया कि जो उसके पोर्टल पे था वो केवल 26 या ऐसे बच्चे रजिस्टर्ड थे, परंतु रजिस्टर में उसके 71 बच्चियां थी। तो उनका जो ये कहना है कि ये जो स्कॉलर पंजी होता है तो शुरू से लेके आखिरी तक होता है, तो बिल्कुल सही बात है स्कॉलर पंजी में। पर स्कॉलर पंजी में भी आपके यहाँ से जब कोई बच्चा जा रहा है तो उसका टीसी लिखा जाता है ना। आपने 2 बच्चों का तो लिखा है टीसी, बाकी बच्चों का तो टीसी नहीं लिखा। फिर आप पेंसिल से एंट्री कर रहे हैं, पूरी डिटेल नहीं लिख रहे हैं। जो बच्चियों के नाम लिखे हुए हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि किस कक्षा में प्रवेश लिया, तो आपने प्रवेश की कक्षा भी नहीं लिखी। और उसके बाद में जब हमने देखा उस पूरे स्ट्रक्चर को जो वो बना हुआ था,
तो वो ऐसा आवासीय विद्यालय की मान्यता नहीं थी वहाँ, और वहाँ बहुत सारा सामान बच्चियों का रखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे हम लोगों के आने की सूचना थी तो बच्चियों को वहां से हटा दिया गया। क्योंकि अमूमन जब बच्चियां रहती भी है, छात्रावासों में भी रहती है, तो घर जाती है तो अपना सामान तो लेके जाती है। सही बात कुछ भी ऐसे छोड़, बच्चियां रह रही हैं तो वहां बेड भी नहीं है, कहाँ सो रही हैं। फिर विद्यालय की बात कर रहे हैं, मदरसे की बात नहीं कर रहे थे। तो विद्यालय किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, विद्यालय सभी के लिए बना हुआ है। तो सभी के लिए बनाया, तो फिर वहां बजू खाना क्यों बनवाया गया? अच्छा। फिर वहां इतनी सारी क्या कहते हैं, कुरान की किताबें क्यों रखी हुई हैं? और उसका बकायदा सिलेबस बना हुआ है कुरान का। अच्छा। हाँ, तो वो तो 6 to 8 था, तो पहले तो उन्होंने हमें 6 to 8 तक की ही कुरान दी। उसके बाद में उन्होंने, जब हमने और बच्चियों का सामान देखा तो उसमें भी नहीं, उन्होंने पूरा 1st से लेके पूरा 12th तक का सिलेबस बनाया हुआ है कुरान का। तो हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं है, पर आप नियमों का पालन करिए। अगर आपके पास 6 to 9th तक 8th तक की ही मान्यता थी तो केवल 6वीं से 8वीं तक की ही बच्चियां होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर 1st से 5th तक की भी नहीं होनी चाहिए और 9th से 12th तक की भी नहीं होनी चाहिए। पर बच्चियों के सामान में बकायदा उनकी कॉपी किताबें मिली। अच्छा। तो आप जब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आरटी के अंतर्गत एफआईआर तो करना बनता है ना। जी। तो हमने उसी की शिकायत की। और इस तरीके से इलीगल तरीके से आप कोई भी चीज नहीं चलाएंगे। हमने कहा ना, आयोग क्रियान्वयन के लिए है, आयोग कानून का पालन करवाने के लिए है। जी। अब बच्चियां वहां पढ़ रही हैं, बंद हो जाएगा, किसी का नुकसान होगा? नहीं। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो जो बच्चियों को जब हमने देखा है तो वो बच्चियां राजस्थान से भी आई हुई हैं। अच्छा। वो बच्चियां अन्य जिलों से भी आई हुई हैं। तो ये बच्चियां कौन है? जी। कौन ने लाके रखा है इनको यहाँ? जी। क्या उनके जिले में कोई विद्यालय नहीं था क्या? फिर उनसे कितनी फीस ली जा रही थी? उसका कोई लेखा जोखा होना चाहिए, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपकी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है आपके पास, बच्चों से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाया आपने। अब आप देखिए, हमारे इंस्पेक्शन के समय नहीं दिखाया, बाद में आप चाहे कुछ भी लेके आ जाइए। बिल्कुल सही बात है, वो तो सब अरेंज कर जी। तो ये एक विषय था उसका कि मंदसौर में जो स्कूल था, स्कूल के अंदर अगर आप मदरसा चला रहे हैं जी तो गलत। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, बालिकाओं को, या चाहे वो लड़के भी हों, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी आपके इस चैनल से के माध्यम से और कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को कभी भी गलत सहना नहीं चाहिए, गलत के विरुद्ध आवाज उठानी ही चाहिए। क्योंकि बचपन से जो सीखेंगे ना वही बड़े होके, और चूंकि आज आप गलत के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो कल जब आप बड़े बनेंगे, जिसे वयस्क कहते हैं, जिसे लोग किसी जॉब में जाएंगे, कहीं पर भी अधिकारी बनेंगे, तो आप भी गलत नहीं करेंगे। तो जो आज हम कह रहे हैं ना कि सिस्टम गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो ये नीचे से ही ऊपर आएगा जी। तो आप ना गलत करिए ना गलत सहिए, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाइए। पूरी सरकार, पूरा तंत्र, प्रशासन, आयोग, बाल कल्याण समिति सब आपके लिए हैं। एक नंबर घुमाइए 1098 और सहायता आपके दरवाजे पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं और इससे छोटे बच्चों को, उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत सहायता मिलेगी। अगर कोई कभी मुसीबत में फंसता है, आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपने नंबर बताया 1098, जिस पे आप फ़ोन कीजिए और बाल संरक्षण आयोग आपकी ज़रूर मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।